मंगलाचरण करें। ओम नमः सिद्धेभ्याः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम जैनं जयतु शासनम जैनं जयतु शासनम मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार सूत्र अर्थात मोक्ष शास्त्र आचार्य उमा स्वामी द्वारा रचित, जिसमें हम सम्यक ज्ञान के भेदों के बारे में पढ़ रहे थे। और उसमें हमने मति और शुद्ध के बारे में पूर्ण रूप से पढ़ा। अवधि ज्ञान का विषय चल रहा है और उसके बाद में मन पर्याय ज्ञान का विषय आएगा। तो हमारा तो सारा व्यापार ही ज्ञान से ही चलता है और ज्ञान ही का व्यापार चलता है, क्योंकि मैं तो ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, ज्ञान से ही बना हुआ हूँ। ज्ञान मेरा ही स्वभाव का एक हिस्सा है, अभिन्न अंग है। इसलिए उस ज्ञान की चर्चा करना परमावश्यक है। जो केवल ज्ञान की बात अपन बहुत अच्छे से जानते हैं, तो केवल ज्ञान इन्हीं पांच ज्ञानों में से एक ज्ञान है जो संपूर्ण ज्ञान कहलाता। तो केवल ज्ञान तक जाने से पहले हम उसकी प्रारंभिक भूमिकाओं मति श्रुत अवधि से होकर गुजर रहे हैं। तो इसमें देखिए और बहुत सारे इंटरेस्टिंग पॉइंट आएंगे, वे अपन सब इसको समझते हैं। हाँ देखिए, अपन ने ये सब तरह से समझाना। द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, वो चार प्रकार से अवधि ज्ञान के बारे में अपन ने जाना कि ये अवधि ज्ञान की जो लिमिट्स हैं, कितनी वस्तुओं को जान सकता है, किन किन वस्तुओं को जान सकता है, और किस क्षेत्र तक की वस्तुओं को जान सकता है। फिर काल के हिसाब से कितने समय पहले के और कितने समय बाद की घटनाओं को जान सकता है। और फिर इनडायरेक्टली भावों के बारे में भी जान सकता है। भाव मतलब भावों की अपेक्षा से, भाव की अपेक्षा से क्या अपन ने कल पढ़ा था कि पहले द्रव्य प्रमाण निरूपण किए गए द्रव्यों की शक्ति को जानता है ना। द्रव्य जितने भी छह द्रव्य है ना, तो छह द्रव्य है। तो एक द्रव्य तो वो जानने वाला ही है, जीव द्रव्य है। लेकिन वो और जीवों के बारे में भी जानता है, उनकी शक्तियों को जानता है। कैसे जानता है शक्तियों को? क्योंकि वो जो शक्तियां हैं वो कहीं ना कहीं पौद्गलिक होती है, और पौद्गलिक के पीछे भाव होते हैं। देखो, जिस समय लक्ष्मण जी को शक्ति लगी थी, आपने रामायण में सुना होगा, जैन रामायण भी मैंने पढ़ी है। तो उसमें लक्ष्मण जी को जो शक्ति लगी थी, तो वो शक्ति को जब वो विशल्या के उपचार से वो बाहर निकली शरीर से, तो शरीर से जा रही थी तो एक स्त्री का रूप बना करके, सूक्ष्म स्त्री का रूप बना करके निकल के जा रही थी। तो हनुमान जी की नजर उन पर पड़ी, उस पर। हनुमान जी भी कामदेव थे ना उस समय के। तो उनकी नजर उस पर पड़ी और उन्होंने उसको पकड़ लिया। और फिर पकड़ करके उससे पूछा कि तुम जो है वो कौन हो, तुम्हारी क्या पावर है, लक्ष्मण जी को ही क्यों लगी, और फिर विषय के उपचार से क्यों निकल कर जा रहे। जैन रामायण में उसका प्रसंग आता है पूरा। तो उसने पूरा जवाब बताया, पूरा बताया कि मेरे अंदर ये एक एनर्जी पिंड है। वो एनर्जी पिंड जो है ऐसा है कि जिस किसी के ऊपर उसका प्रयोग किया जाता है, वो
इतने इतने समय में अवश्य ही मरण को प्राप्त होता है। फिर उन्होंने विशल्या की कहानी बताई कि विशल्या ने कैसे तपस्या आदि किए थे, कैसे उसकी पुण्य आदि के प्रभाव से वो जिस शरीर पर उपचार करती है उसमें से मैं निकल जाती हूँ। तो वो उसकी वो स्वामिनी थी उस शक्ति की। तो अब इसमें दो बातें हो गई कि वो जो शक्ति है वस्तु में, इसका एक तो भौगोलिक शक्ति होती है, और दूसरा जो उसका धारी है जो उसको धारण करता है उसकी अपनी भाव शक्ति होती है। तो यहाँ उन्होंने जो भाव अपेक्षा से अवधि ज्ञान का उसमें क्या बताया, पहले द्रव्य प्रमाण निरूपण किए गए, यानी जो द्रव्य वो जानते हैं, जिन पदार्थों का निरूपण अवधि ज्ञान के लिए किया गया है ना, पहले सबसे पहले द्रव्य अपेक्षा से, उनकी द्रव्य शक्ति को भली प्रकार से जानते हैं। कौन जानते हैं? अवधि ज्ञानी जानते हैं। कैसे जानते हैं? क्योंकि वो रूपी पदार्थों को जान सकते हैं। इसलिए उस शक्ति की जो जितनी पौद्गलिक शक्ति है, अपन ये तो हॉर्स पावर में मेजर करते हैं, कहीं और दूसरे में किलोवाट आवर वगैरह में अपन यूज करते हैं ना, वो सारी शक्तियां जो है वास्तव में पौद्गलिक होती हैं। एटॉमिक एनर्जी है, ये सब जो है परमाणु बमों में जो शक्तियां हैं वो सब जो है पौद्गलिक शक्ति है। लेकिन वो शक्ति के जो धारी, अगर जो जो भी पदार्थ हैं उनके बारे में वो जानते हैं, सभी पदार्थों के बारे में जानते हैं ना, पुद्गल के बारे में जानते हैं, पुद्गल भी एक द्रव्य है। तो वो अवधि ज्ञानी की इतनी पावर है कि वो आपको देख के बता सकते हैं कि इसकी कैलोरीफिक वैल्यू कितनी है, इसके अंदर में, लकड़ी के अंदर में कितनी शक्ति है। उसी तरह से वो और जीवों को भी जान सकते हैं, जैसे कोई व्यंतर देव है तो व्यंतर देव में कितनी शक्तियां हैं, उसमें कौन कौन सी शक्ति का वो धारी है वो जान सकते हैं। ऐसी उसकी महिमा है। तो द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, चार प्रकार से अवधि ज्ञान जो है, चारों ही प्रकार के भेदों से जाना जाता है। तो वो इतना इतने प्रमाण में जानते हैं। फिर उन्होंने एक बात कही थी कि इन सबको, अवधि ज्ञान का जो विषय है, कोई भी ज्ञान का विषय हो, वो ज्ञान का उभाड़, उसको अपन बोलते हैं कर्म का क्षयोपशम। कर्म का क्षयोपशम बोलते हैं, इसका अर्थ क्या है? जिस कर्म के कारण से वो उस ज्ञान के ऊपर आवरण पड़ा था, उस कर्म का पार्शियली क्षय हो जाना, और कुछ कर्म का पार्शियली उपशम हो जाना, इन दोनों कारणों से जो ज्ञान की शक्ति उभर कर सामने आती है उसको कर्म का क्षय उपशम कहते हैं। और इसी के कारण से किसी में कम किसी में ज्यादा ज्ञान का उघाड़ पाया जाता है। और इसी श्रृंखला में जिनको अवधि ज्ञान होता है, तो अवधि ज्ञान में भी उससे रिलेटेड जो आवरण है, जिसके कारण हमको अवधि ज्ञान नहीं है, तो अवधि ज्ञान आवरण है ना, तो जिनको अवधि ज्ञान का आवरण नहीं है उनको उस कर्म के क्षयोपशम का निमित्त मिलता है। कोई शंका हो तो पूछ सकते हैं आप। सर ये द्रव्य अपेक्षा से, काल अपेक्षा से, क्षेत्र हाँ, अपेक्षा, ये सब समझ में आ गया। ये, भाव भाव अपेक्षा को जरा दोबारा रिपीट करिए, थोड़ा ये कंफ्यूजन। हाँ, देखो एक बार, अपन ने पहले ये जो द्रव्य, पहले अपन ने जाने थे ना द्रव्य अपेक्षा से, सबसे पहले क्या जाना था? द्रव्य अपेक्षा से। यह है, वो समझ में आया। द्रव्य अपेक्षा से सर्वावधि ज्ञान का विषय एक परमाणु तक जानता है, ये अपन ने देखा था ना। ये सब समझ में आया। नहीं, अभी उससे इन्फ्रेंस ले रहा हूं मैं। अच्छा। ये एक परमाणु तक जानता है द्रव्य अपेक्षा से, अर्थात उस द्रव्य की जो बेसिक इकाई है उसको वो जानता है। अब उन्होंने इस बारे में क्या कहा कि जिस द्रव्य को वो जानता है उसको भाव अपेक्षा से कैसे जान, ठीक है ना। भाव अपेक्षा से अवधि ज्ञान का विषय, पहले द्रव्य प्रमाण निरूपण किए गए, जैसे परमाणु आदि के बारे में निरूपण किया, स्कंदों के बारे में निरूपण किया गया, उन द्रव्यों को जानने के लिए द्रव्यों की शक्ति को जान, उन द्रव्यों की शक्ति को, जैसे बताया एक परमाणु तक को जानता है, पहले वाले में जी अपन ने द्रव्य अपेक्षा से पढ़ा, तो एक परमाणु तक को जानता है। और परमाणु की शक्ति कितनी, इस बात को भी वो जानता है ना, किस चीज का स्कंद है, किस चीज का परमाणु है। ये तो ये जान लिया कि मतलब बारीक से बारीक चीज को जान लेता है, लेकिन उसके अंदर जो शक्ति है वो यहाँ आई भाव अपेक्षा से। भाव का अर्थ जो है सिर्फ जीव से नहीं है, भाव का अर्थ है वस्तु का स्वभाव।
पुद्गल है तो पुद्गल का भी एक भाव है, उस भाव को उसका स्वभाव कहते हैं। तो इसका इसलिए मतलब ये हुआ हाँ। कि द्रव्य अपेक्षा से उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज उसने हाँ, संज्ञान में ली, बिल्कुल और बिल्कुल, जिस उसके पदार्थ। हाँ हाँ, इंटरनल जो एनर्जी का पिंड है हाँ, उसके बारे में जानकारी लेना भाव अपेक्षा से विज्ञान। बराबर बराबर, जो पदार्थ जाना, कि हम्म, वहां ध्यान दिया उन्होंने, वेग बता दी, एक परमाणु तक को जानता है। अब हम्म। एक परमाणु को जानना मतलब उस परमाणु में कितनी शक्ति भरी हुई, एनर्जी भरी हुई, आज के वैज्ञानिकों को भी पता है ना। तो कैसे चेन रिएक्शन होती है, और कैसे परमाणुओं में क्या न्यूट्रॉन प्रोटॉन वही होते हैं, वही और वही मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन था कि आज के जो साइंटिस्ट हैं, जो हर हर द्रव्य के बारे में उनको फिजिकल प्रॉपर्टीज भी मालूम है, और इंटरनल जो उनकी एनर्जी की शक्तियां हैं वो भी मालूम है, यस। तो उनको अवैज्ञानिक क्यों नहीं कहा जाता? नहीं, अभी वो तो सब देखो, जितने भी वैज्ञानिक है वो सब कल्पना के तौर पे, उन्होंने देखा कि इसमें के न्यूट्रॉन है कि प्रोटॉन है कि क्या है, और कितना वो सर्कल लगा रहे हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक कैसे मूव कर रहे हैं, ऑर्बिट्स कैसे बन रही, ये सब कहीं दिख रहा है क्या उनको? ये सब उनका इमेजिनेशन है। लेकिन ये जो व्यक्ति है ये तो सीधा देख रहा है, अच्छा, अच्छा। डायरेक्ट देख रहा है, काहे के परमाणु है, कितने टुकड़े में है, उसकी एनर्जी कैसे बटी हुई है, इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है, ये ऑर्बिट्स ऑर्बिट्स है भी कि नहीं है, किसी और रूप में हो सकता है, हमने तो ये सब कल्पनाएं की हुई हैं। चेन रिएक्शन होता है, ये सारी जितनी भी हाइपोथेसिस हैं वैज्ञानिकों की, वो सब तो उन्होंने कल्पनाएं करके एक कुछ थ्योरी बनाई हुई है। लेकिन एक्चुअल में क्या हो रहा है ये अवधि ज्ञानी देख रहा है। नहीं, वो बात आपकी सही है। हाइपोथेसिस करने के बाद वो प्रूव भी हो रही है, तो सत्यता तो उनमें है। अगर अगर यूरेनियम में एनरिच यूरेनियम है, तो उससे उसका एटम बम बन सकता है, तो बना के देखा भी, एक्सप्लोजन करके देखा भी है। मगर आप जो बात कह रहे हैं अवैज्ञानिक को, वो हम्म, सदृश रूप के रूप एकदम प्रत्यक्ष दिखाई देता है। में। अभी मैंने आपको एक चीज बताई थी, कई बार दो तीन थ्योरी जो है बहुत दूर तक एक साथ एक जैसा रिजल्ट लेके आ रही हैं, तो उनमें से कौन सी थ्योरी को इसको सूट करती, किसको वो मानता है? जैसे वो कॉकरोच की थ्योरी मैंने आपको बताई थी, कि उसने बोला एक वैज्ञानिक ने कि कॉकरोच की सारी टांगे टूटने के बाद वो बहरा हो जाता है, क्योंकि वो फिर कमांड नहीं सुनता चलने का। तो अब एक हिसाब से देखो तो आप उसकी बात सही है, कि वो अभी तक वो कमांड दे रहा था और वो चल रहा था, एक पैर निकाल दिया तब भी चल रहा था, दो पैर निकाले तब भी चल रहे थे, तो उसने कंक्लूड क्या किया कि सारी पैर तोड़ दिए जाते हैं तो बहरा हो जाता। जबकि दूसरी थ्योरी क्या कहेगी कि वो सुन करके कमांड थोड़ी फॉलो कर रहा था, वो तो उसके पैरों में ताकत थी, अनायास ही वो चलता था। जब पैर ही टूट गए तो वो कैसे चलेगा? वहाँ कमांड का कोई चक्कर नहीं। लेकिन एज ए रिजल्टेंट दोनों थ्योरी से एक ही कंक्लूजन निकलता है कि वो नहीं चल पा रहा टांगों के टूटने के बाद। ऐसे ही संसार में बहुत सारी थ्योरी चलती हैं, जैसे पृथ्वी चक्कर लगाती है, कि सूरज चक्कर लगाता है, तो बहुत सारी जो थ्योरी है, ज्वारभाटे की थ्योरी है, ज्वालामुखी की थ्योरी है, भूकंप की थ्योरी है, तो उन्होंने जो कुछ मान रखी है, वो उन मान्यताओं के आधार पर भी वो सूट कर जाता है, इसलिए वैसा दिखाई देता है। कि उन्होंने बोला कि जो एप्पल ऊपर से क्यों गिरता है, क्योंकि नीचे उसमें मैग्नेट लगा है। जबकि एक्चुअल में जो अवधि ज्ञान वाले जो वैज्ञानिक हैं, यानी अवधि ज्ञानी है, उनको एक्चुअल मालूम है कि क्या थ्योरी है। साइंस वाले तो जिन्होंने जो कुछ मान लिया, और उसको अनुसार कुछ घटित हो रहा है, दोनों थ्योरी उसमें लग रही है थोड़े दूर तक, कहीं जाकर के एक थ्योरी फेल हो जाएगी। तो इसलिए वैज्ञानिकों ने जो माना है वो उनके अपने पैरामीटर्स के हिसाब से माना है, और वो पैरामीटर्स काम कर रहे हैं, इसलिए हमको भी लगता है कि ये प्रामाणिक है। लेकिन वास्तव में प्रामाणिक शक्ति तो, प्रामाणिक ज्ञान वैसे तो पांचों ही समय ज्ञान प्रामाणिक है, लेकिन केवल ज्ञान सबसे बड़ा प्रमाण है। और जो अवधि ज्ञान जानता है उसको आप मैच करो, केवल ज्ञानी ने क्या बताया तो मैच हो जाता। ठीक है ना? तो ऐसा ये जो भाव शक्ति है, इस ये बहुत पावरफुल है। हर एक द्रव्य के अंदर में क्या बसा हुआ है, अभी अपन पीरियोडिक टेबल बनाते हैं, उनका एटॉमिक स्ट्रक्चर बताते हैं, तो वो सारे हमारे किसने देखा है? वैलेंसी इतनी है, और कोल की इतना है, और स्टील इसमें ये इतना है। इनको तो सीधा दिख रहा है प्रत्यक्ष, इनको कोई एक्सपेरिमेंट भी करना नहीं है। तो वो जो ज्ञान है वो एब्सोल्यूट क्या है? आगे चलें सर। जी सर। कर्म का क्षयोक्षम निमित्त मात्र है, अर्थात जीव अपने पुरुषार्थ से
अपने ज्ञान की विशुद्ध अवधि ज्ञान पर्याय को प्रकट करता है, उसमें स्वयं ही कारण। अपन बोलते साहब उसका ज्ञान का क्षयोक्षम है, इसलिए उसको ये सब चीजें पता है। बिल्कुल सही है, क्षयोक्षम तो है, लेकिन क्षयोक्षम आया कहाँ से? उसको ही क्यों आया क्षयोक्षम, हमको क्यों नहीं आया? तो उसका उत्तर दे रहे हैं कि वास्तव में तो जीव के अपने पुरुषार्थ के कारण से उसको ज्ञान की वो पर्याय प्राप्त हुई है ना? वो प्राप्त हुई है, तो उस पुरुषार्थ को के साथ में अब अपने हमारे लिए क्या, हमको क्यों नहीं प्राप्त हुई? बोलते हैं हमारा कर्मों का क्षयोक्षम नहीं हुआ वैसा। तो नहीं हुआ मतलब हमने नहीं किया। हमने नहीं किया अर्थात हमने कुछ ऐसे काम किए जिनके कारण से वो क्षयोक्षम नहीं हुआ, और जिनका क्षयोक्षम हुआ है उन्होंने उस प्रकाश का पुरुषार्थ किया है। सिंपल बात। क्योंकि हमारे जितने शास्त्र हैं उनमें परतंत्रता स्वीकार नहीं की गई। हर जगह जीव के पुरुषार्थ की ही बात आती है। कर्मों को निमित्त के रूप में तो माना गया है, लेकिन वो कारण नहीं है। वो आपको डिक्टेट नहीं कर सकते। इसलिए जगह जगह पर इन सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए बात कही गई। नहीं तो हम लाचार हो जाएंगे साहब, क्या करें साहब, कर्मों का उदय है, हमारा भाग्य ही ऐसा है, खोटा है। तो भाग्य किसने बनाया? भाग्य क्या है? कर्म क्या है? इंडिकेटर्स है। जो कुछ मेरे साथ में घटित होने वाला है, जिसका मैंने पहले से ही प्रबंध कर रखा है, उसका जो है सिग्नल खड़े हो जाते हैं, अलग अलग प्रकार के। जैसे मैंने बताया कि आपकी गाड़ी में पेट्रोल कम हो गया, या ब्रेक नहीं लग रहा है, या कोई गेट खुला हुआ है, तो सबके इंडिकेटर आते हैं ना। लेकिन इंडिकेटर आने से पहले वो घटनाएं घटित हो गई होती हैं। वो तो खाली इंडिकेटर है। हम बोलते वो इंडिकेटर को दूर करने से वो बाधाएं थोड़ी जाती हैं, वो बाधाएं ठीक करने से इंडिकेटर बंद हो जाते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से कर्मों का खेल समझना, हमारा पुरुषार्थ ही सर्वस्व है। ये बात अलग है कि अगर पुरुषार्थ उतना कैटेगरी का, उतना पावरफुल नहीं होता है तो इंडिकेटर जाते नहीं। जो समय दृष्टि जीव अपन बोलते ना, 70 कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति वाला मोहनी कर्म अंत कोड़ा कोड़ी सागर में कन्वर्ट हो जाता। कैसे हो जाता? किसने करवाया? किसकी कृपा हुई? संसार में कोई किसी पर ऐसी कृपाएं करता नहीं। तो जीव के स्वयं के भावों का पुरुषार्थ पा करके वो घटना घटित होती है। तो ये कर्म के छह श्रम के बारे में बात कर रहे हैं। जिन्हें अवधि ज्ञान मिला है वो ऐसे ही नहीं मिल गया बाई डिफॉल्ट। कर्म का क्षयोक्षम तो निमित्त मात्र है, अर्थात जीव अपने पुरुषार्थ से अपने ज्ञान की विशुद्ध अवधि ज्ञान पर्याय को प्रकट करता है, उसमें स्वयं ही कारण है। अवधि ज्ञान के समय अवधि ज्ञानावरण का क्षयोक्षम स्वयं होता है। इतना संबंध बताने को निमित्त बताया। कर्म को उस समय की स्थिति कर्म के अपने कारण से क्षयोपशम रूप होती है ना? देखो अपने कारण से का अर्थ क्या है? अपन ने सब जगह कैसे कनेक्ट किया है कि जड़ कर्म घुमाता है मुझको, यह मिथ्या भ्रांति रही मेरी। मैं रागी द्वेषी हो लेता जब परिणति होती है जड़ की। यानी मेरे भावों का निमित्त पा करके कर्म उस दशा को प्राप्त होते हैं। कर्म मुझे रुलाते नहीं, कर्म मेरे ऊपर हावी नहीं, मैं ही अपनी अज्ञानता के कारण से उन भावों में चला जाता हूँ जिनके कारण कर्मों को आने का मौका मिलता है ना? तो कर्म की उस समय की स्थिति कर्म के अपने कारण से क्षोभम रूप होती है। मैग्नेट ने क्या किया कि वो लोहे के कण उसकी तरफ चले आए? बोले लोहे के कणों की कोई गलती नहीं। वो मैग्नेट ने उनको इतना अपने वो स्वाभाविक शक्ति से इतनी उनको लाइन ऑफ फोर्सेस भेजी कि वो कण तो उनमें उनके स्वभाव में था कि जहाँ कहीं ऐसा मैग्नेट चुंबकत्व हो वहां चले जाएंगे, अपने आप ही चले जाते हैं खिंचे। वो उनका स्वभाव है, चुंबक का अपना स्वभाव। ऐसे जीव का अपना स्वभाव है, कर्मों का अपना तो स्वभाव। इसका मतलब ये हुआ हाँ, कि जब जीव को अवध ज्ञान होता है, उस समय आपने ये बताया अवध ज्ञानावरण का क्षय सम होता है, बराबर। और उसके साथ साथ ही पैरेलली
उसके कर्म कर्म की स्थिति के कारण भी उनका भी क्षय होता है। नहीं नहीं, मैंने क्या बोला, कर्म का क्षयोक्षम होता है, अर्थात क्या है, देखो अनादिकाल से आत्मा कर्मों से युक्त है। हम्म। अब वो युक्ति में, जैसे किसी, जैसे सूरज के सामने बहुत गहरे बादल पूरे आ जाए और पूरा ढका हुआ है सूरज, अब जैसे जैसे दिन चढ़ रहा है, त्यों त्यों कहीं थोड़ा सा आकाश साफ हो जाता है, कोई बादल वहां से हट जाता है तो उस जगह से किरणें आने लगती हैं। हम्म। फिर थोड़ा सा और दूसरा छट गया तो उधर से भी किरणें आने लग गई। हम्म। समय का भी एक उसमें वो है। और उसके बाद में सूर्य की प्रखरता भी है, कि जैसे सुबह का सूर्य होता है वो उतना ज्यादा तीव्र भी नहीं होता। तो ये सारी घटनाएं जब एक साथ घटित होती हैं, और बादलों का जो है अपना स्वभाव है, जब इतनी तीक्ष्ण उसके अंदर रश्मियां पड़ती हैं तो वो अपने कारणों से इधर उधर हो जाते हैं, उनका स्वभाव अपने हिसाब से है। तो ठीक उसी प्रकार से जो कर्म है मेरे चारों तरफ है, मेरे अपने कर्म के साथ में, यानी मेरे प्रदेशों के साथ में है, निर्वाण शरीर में है, नित्य नए नए उदय में आते हैं, कुछ बंधे रहते हैं। अब जब जीव का जो जो पुरुषार्थ होता है, जैसे मैंने सूर्य के उदाहरण दिया ना, कि सूर्य का अपना अपना पुरुषार्थ जैसे बढ़ता रहता है, उसका तेज बढ़ता रहता है, उस समय जो बादल हैं वो अपने निमित्त से, अपने ही कारण से वहां से हट जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से मेरे समय समय में होने वाले मेरे भावों की प्रखरता के कारण वो कर्मों का समूह अपने कारण से वहां से हट जाता है। कुछ कर्म वहां से हट जाते हैं, कुछ कर्म हल्के पड़ जाते हैं, जिसको हम उपशम कह रहे हैं। तो जैसे बहुत सारे हल्के बादल होते हैं, उनमें से भी सूरज की रोशनी निकल आती है, और बहुत सी जगह पे पूरे हट जाते हैं, ऐसा मिला जुला इफेक्ट होता है। तो क्षय और उपशम, जिसकी परिभाषा अपन नीचे पढ़ने वाले हैं, तो कर्मों का क्षय और उपशम मेरे भावों के निमित्त से सदाकाल होता रहता है। जिस समय ऐसी स्थिति बनती है कि मेरा एक पर्टिकुलर ऐसा पुरुषार्थ हुआ, ऐसे भाव हुए कि मेरे ज्ञान का क्षय उपशम बढ़ गया, और ऐसा बढ़ा कि मेरा जो अवधि ज्ञान वाला जो आवरण था वो हट गया, तो मुझे अवधि ज्ञान प्रकट हो गया। ठीक है सर। कर्म की उस समय की स्थिति कर्म के अपने कारण से क्षोभक्षम रूप होती है, इतना निमित्त नैमित्तिक संबंध है, वह यहाँ बताया। अभी देखो यहाँ क्षयोपशम का अर्थ आने वाला। क्षयोपशम का अर्थ जो आ रहा है, उसको मैं पहले आपको शॉर्ट में बता देता हूँ, इसको पढ़ने से पहले, कि क्षयोपशम का अर्थ क्या है। अपन ने सम्यक दर्शन की प्राप्ति का, प्रथमोपशम सम्यक की प्राप्ति में पढ़ा था। तो उसमें क्या है, कर्मों की दो तरह की प्रकृतियां होती हैं, एक सर्वघाती और एक देशघाती। सर्वघाती का अर्थ यह है कि ऐसी प्रकृतियां जो ऑन ऑफ का काम करे, जैसे केवल ज्ञान या तो है या तो नहीं, बीच का नहीं है कि आधा केवल ज्ञान हो जाए आधा नहीं हो। तो ऐसी जो अगर स्थिति है, ऐसा जो है अगर आवरण है, तो वो सर्वघाती कहलाता है, यानी वो आत्मा के गुणों को बिल्कुल भी उजागर नहीं होने देता। और एक होता है देशघाती। देशघाती में क्या है कि पार्शली तो वो क्षय हो जाता है, और पार्शली वो बना रहता है, तो उसको देशघाती बोलते हैं। ठीक है ना। तो अब यहाँ पर जो क्षय शब्द आने वाला है, उसमें क्या है कि मेरी ज्ञान की या मेरे आत्मा के कुछ कर्मों की ऐसी प्रकृतियां होती हैं जो अगर आ जाएं तो मुझे कुछ दिखाई ही ना दे, मेरा काम बिल्कुल ना हो, जिन्हें सर्वघाती प्रकृति कहते हैं। लेकिन जिस समय उनका उदय नहीं हो, सर्वघाती वाली नहीं हो, उन्हीं के दो भेद हैं, सर्वघाती वाले और देशघाती वाले। है ना, जैसे कि कमरे के अंदर में एक बल्ब लगा दिया, जिसमें से हल्का लाइट आ रही, मतलब पूरी भी नहीं आ रही, पूरा काला भी नहीं है, और एकदम वो सफेद भी नहीं है, तो वो स्थिति है। और दूसरी स्थिति हो सकती थी कि बिल्कुल ही काला हो जाए, घुप अंधेरा हो जाए तो आपको कुछ दिखाई ना दे। इन दोनों में से जो दूसरी वाली स्थिति है, उसको देशघाती का उदय बताया जाता है। यानी कर्मों की वो प्रकृतियां जिनमें टोटल तो गुणों का लॉस नहीं हो रहा है, गुण अदृश्य नहीं हो रहे हैं, बल्कि पार्टली जो है उनका लॉस है।
तो ऐसे कर्म का क्षयोक्षम का अर्थ क्या है? कि कुछ जो जो सर्वघाती रूप से जो उदय में आने वाली होती वो नहीं आ रही। नहीं तो मेरा काम ही नहीं होता, पूर्ण अंधेरा छा जाता। वो उदय में नहीं आ रही है, अर्थात उनका क्षय हो गया। उदय में नहीं आना, पूरी तरह से रुक जाने को यहाँ क्षय कहा। क्षय उपशम में जो क्षय शब्द है वो किसके लिए कहा? कर्मों की वो प्रकृतियां जो पूरा घात करती हैं, वो एक तरह से क्षय को प्राप्त हो गई हैं, मतलब वहां उपलब्ध नहीं है। क्षय का अर्थ ये नहीं कि वो सत्ता में से निकल गई, लेकिन यहाँ जो इस्तेमाल क्षय उपशम में किया जाता है वो ये मान के किया जाता है कि वो मेरे लिए नहीं है। तो वो तो हो गया क्षय। और उपशम का अर्थ तो आप समझते हो कि उन प्रकृतियों का जो उदय होने वाला था, थोड़े समय के लिए वो उदय रुक गया है, उपशमित हो गया है, फ्रीज हो गया है। तो पार्टली जो देशघाती प्रकृतियां थी वो फ्रीज हो गई, उदय में नहीं आ रही। और जो बड़ी वाली प्रकृतियां थी, सर्वघाती प्रकृतियां थी, वो उस समय वहां से हट गई हैं, इस ऐसा मान। समय में जो उपसम वाली बात तो समझ में आ गई कि वो उपसम हो गई। हाँ, जब छह वाली बात है तो वो प्रकृतियां कहाँ चली जाती हैं? प्रकृति कहीं नहीं जाती, उदयावली से ऊपर डटी रहती। अच्छा अच्छा। उदयावली से ऊपर रहती हैं, और वो उनमें किसी तरह के उदय के लिए हलचल नहीं होती। ओके। तो इसलिए उनको उदयाभावी क्षय कहा। कि क्षय के अर्थ उन्होंने क्वालिफाई किया, क्षय कैसा है? सत्ता में तो मौजूद है, लेकिन उदय आने के कोई चांस नहीं है। ठीक है ना? तो इसलिए उसको सर्वघाती, वो कैसे अगर आ जाते तो आपका पूरा विनाश हो जाता। तो तो वो इसका मतलब ये हुआ सर्वघाती स्पर्धक को इसमें क्या कहते हैं, जो प्रकृतियां उदय में नहीं आती, क्षय हाँ, हो जाती, और जो दूसरा देशघाती है उसमें उपशम होता है। उनका क्षम होता अच्छा। है, इसलिए और वो। और अगर क्षयोपशम कहें दोनों को एक साथ, तो फिर क्या दोनों कंबाइंड हो जाते नहीं, दोनों को मिला के ही तो क्षय उपशम बोल रहे हैं। हैं? अच्छा। दोनों को मिला के जो स्थिति बन रही है, उसमें आपको समझाया जा रहा है कि क्षयोपशम जब कहते हैं भाई साहब उनका कर्मों का क्षयोपशम हो। कई बार लोग ज्ञान का क्षयोपशम कहते हैं, है ना? लेकिन अर्थ एक ही है कि ज्ञान का इतना उघाड़ हो रहा है कि वो पूरा ऑन ऑफ वाला जो सिस्टम है, जैसे आप घर, आपने घर में एक वो लाइट लगवा रखी है, उसमें बाहर में एक वो होता ना कि एक पूरा आपने वो उठा दिया उसको डंडा, तो पूरे घर की लाइट बंद हो गई। वो उसके होने से कोई लाइट जलेगी नहीं अंदर, लेकिन वो ऑन है, और आपके अंदर में जो है वो लोकल जो है वो लाइटें बंद है। तो ऐसे सिस्टम अपन लगाते हैं। उसी प्रकार से वो जो जो बड़ा वाला जो डंडा है जिससे पूरी लाइट ही गोल हो जाती है, ज्ञान ही बंद हो जाता है, वो वहां पर अभी काम नहीं कर रहा। नहीं तो पूरा घर की कोई भी लाइट बंद कर देता आप, फिर आप अंदर की कुछ भी जला देते, नहीं जलता। लेकिन वो वहां पर नहीं है, इसलिए आपको वो टोटल ऑन ऑफ वाली पोजीशन नहीं रहेगी। वो उनका क्षय हो गया, मतलब वहां से हट गया, है ना? ये आपको तो अपन ने जब वो पढ़ा था ना, करणानि योग परिचय, उज्ज्वला चार्ट, उसमें भी क्षय क्षम का अर्थ ऐसे ही बताया था। तो कुल मिला के ज्ञान का जो हमारा क्षय क्षम है, वो, इसका डिटेल भी आपको बताऊंगा मैं, लेकिन वो क्या शास्त्रीय भाषा में ज्यादा है, तो उसमें आप कंफ्यूज हो जाएंगे। लेकिन इसमें उन्होंने देखो लिखा है सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय। है ना? आपने एक चार्ट अपन ने बनाया था जिसमें सर्वघाती प्रकृतियां कौन कौन सी हैं, कौन कौन सी देशघाती प्रकृतियां हैं। सर्वघाती स्पर्धक माने उसी के समूह, उन प्रकृतियों के, उन कर्मों के समूह, उनका उदयाभावी क्षय। उदयाभावी क्षय का अर्थ क्या है? कि एक्चुअल क्षय नहीं, वो वो उदय में पूरे नहीं टाइम में उदय में नहीं आएंगे, इसलिए उसको क्षय मान। उदयाभावी क्षय हो गया। फिर दूसरा क्या हुआ? देशघाती स्पर्धक हैं, उनका क्या हुआ? आए, उनका उपशम, जो, हाँ, उपशम हो उनका गया। उपशम हो गया। उनमें उनमें ताकत थी, जितनी भी ताकत थी, उन सब ताकत का उस समय में प्रयोग नहीं हो रहा है, वो उपशम को प्राप्त हो गई, इसलिए वो क्षय उपशम कहलाता है। अभी आपने क्षय उपशम सम्यक दर्शन के बारे में पढ़ा था। क्षय उपशम सम्यक दर्शन के बारे में क्या पढ़ा था? कि वो सम्यक दर्शन कैसा होता है? तीन प्रकृतियां होती है ना, कौन हाँ, कौन सी? मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्या। मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, और सम्यक प्रकृति। यस।
तो उनमें से जब आपको औपशमिक सम्यक्त होता है तो तीनों प्रकृतियां औपशम को प्राप्त हो जाती, ठीक है, और आपको जो है वो सम्यक दर्शन हो जाता है, औपशमिक सम्यक दर्शन। लेकिन जब आपको छायोपशमिक सम्यक्त होता है तो उस समय जो सम्यक प्रकृति है वो उदय में आ जाती, बाकी की दो तो अभी भी उपशम को है। तो उसमें अपन क्या बोलते हैं कि एक उपशमित है, बाकी की जो है वो क्षय को प्राप्त हुई है। तो इसलिए उसकी सर्वघाती जो इस प्रदक चले गए, तो इसलिए पार्टली क्षय हो गया, पार्टली उपशम हो गया, इसलिए वो क्षय उपशमिक संयुक्त कहलाता है ना। उसका वर्णन नीचे भी आएगा। तो क्षय उपशम का ये अपन कॉमन रूप से ही इस्तेमाल करते हैं, ज्ञान का उनका बड़ा क्षय उपशम है साहब। तो ज्ञान का शब्द अपन इस्तेमाल करते हैं, जैसे अपन घी का घड़ा कहते हैं ना, उसी तरह से वास्तव में तो वो क्षय उपशम कर्म का है। लेकिन उसके निमित्त से ज्ञान का उघाड़ होता है, इसलिए ज्ञान का क्षय उपशम कह देते। तो सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय, देशघाती स्पर्धकों में गुण का सर्वथा घात करने की शक्ति का उपशम, दोनों मिलाकर क्षय उपशम कहलाता है। तथा क्षयोपशमिक सम्यक दर्शन में वेदक सम्यक्त प्रकृति के स्पर्धकों को क्षय और मिथ्यात् तथा सम्यक मिथ्यात् प्रकृतियों के उदयाभाव को उपशम कहते हैं। प्रकृतियों के इन दोनों का उपशम रहता है, और वो जो प्रकृति है वो पार्टली उदय में आ जाती। प्रकृतियों के क्षय तथा उपशम को क्षयोपशम कहते हैं। देखो दोनों मिला के बताया ना, प्रकृतियों के क्षय यानी कुछ प्रकृतियों का क्षय, और तथा कुछ का उपशम मिला करके क्षय उपशम कहते हैं। इसके बारे में आपको और डिटेल देखना हो तो घुम्मट सार में भी है, करणान योग परिचय में भी है, उज्ज्वला शाह की पंचलब्धि में भी है, वो जगह मिल जाएगा। आगे चले सर। जी सर। गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान सम्यक दर्शन देश व्रत अथवा महाव्रत के निमित्त से होता है। अपन ने दो तरह का सब वो अवधि पढ़ा ना, एक भव प्रत्यय और एक गुण प्रत्यय। भव प्रत्यय तो देव देव और नारकियों को होता है और तीर्थंकरों को होता है, और गुण प्रत्यय किसको होता है? मुनि महाराज। यहाँ और हाँ, इसको बताया गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान सम्यक दर्शनधारी यानी चतुर्थ गुण स्थानवर्ती, देशव्रत यानी पंचम गुण स्थानधारी, अथवा महाव्रत यानी मुनियों के निमित्त से होता है। निमित्त से होता है मतलब उनके जो गुण हैं उनके निमित्त पा करके वो प्रकट होता। लेकिन वो सभी सम्यक दृष्टि, सभी देशव्रती या सभी महाव्रती जीवों के नहीं होता। क्या अगर आपको सम्यक दर्शन हो गया जरूरी नहीं कि आपको अवधि ज्ञान हो ही जाएगा, लेकिन जिनको होगा वो सम्यक दृष्टि अवश्य होंगे। या और ऊंचा वाला ऐसा होगा अगर अवधि ज्ञान, तो वो देशव्रती हो सकते हैं, महाव्रती हो सकते हैं, लेकिन सम्यक दर्शन तो सबको चाहिए। क्योंकि असंख्यात लोक प्रमाण सम्यक्त्व, संयमा संयम और संयम रूप परिणामों में अवधि ज्ञानावरण के क्षयोपशम के कारणभूत परिणाम बहुत थोड़े होते हैं। क्या बोल रहे हैं कि जिन जीवों को अवधि ज्ञान प्राप्त हुआ है वो थोड़े से ही होते हैं। सम्यक दृष्टि वैसे तो सम्यक दृष्टि ही थोड़े से होते हैं, लेकिन उन सम्यक दृष्टियों में भी बहुत थोड़े से जीव, या तो चतुर्थ गुण स्थानवर्ती या पंचम गुण स्थानवर्ती या छठे सातवें गुण स्थानवर्ती, ऐसे जीव बहुत कम होते हैं जिनको अवधि ज्ञान रूपी भाव बनते हैं, है ना। अक्षोषम के कारणभूत परिणाम बहुत थोड़े होते हैं। गुण प्रत्यय सु अवधि ज्ञान, देखो ने यहाँ सु लगा दिया, गुण प्रत्यय सुअवधि ज्ञान सम्यक दृष्टि जीवों के ही हो सकता है, किंतु वह सभी सम्यक दृष्टि जीवों के नहीं होता। ठीक है सर। अब देखो ये अपन यहाँ पे एक विशेष बात आई है, सूत्र 21-22 का सिद्धांत। यह मानना ठीक नहीं है कि जिन जीवों को अवधि ज्ञान हुआ हो वे ही जीव अवधि ज्ञान का उपयोग लगाकर दर्शन मोह कर्म के रजकणों की अवस्था को देखकर उस पर से यह यथार्थतया जान सकते हैं कि हमें सम्यक दर्शन हुआ है कि नहीं। ना अपन ने भी पढ़ा था ना
कि अवधि ज्ञानी उन परमाणुओं के माध्यम से ये जान सकते हैं कि कौन से कर्म के परमाणु उदय में हैं, कौन से कर्म के परमाणु सत्ता में पड़े हुए हैं, कौन से कर्म के परमाणु अभी बंध को प्राप्त हो रहे हैं। ऐसा वो परमाणुओं को देख करके जान सकता है। और ये तो वो जान ही लेंगे क्योंकि मेरा मोहिनी कर्म का अभी उदय नहीं है। तो मुझे जो है वो सम्यक सम्यक दर्शन है, या छाया सम्यक सम्यक है, या छायिक सम्यक है। तो वो जान सकते हैं, किसकी वजह से जान सकते हैं? उन परमाणुओं से, मोहिनी कर्म के उन परमाणुओं को देख करके जान सकते हैं। लेकिन यहाँ वो क्या कह रहे हैं कि सम्यक दृष्टि होने के बाद उसको अवधि ज्ञान ना भी हो, तब भी वो अपने सम्यक को तो जान ही सकता है, उसके लिए अवधि ज्ञान की जरूरत नहीं है ना। देखो लिखा है, यह मानना ठीक नहीं है कि जिन जीवों को अवधि ज्ञान हुआ हो वे ही जीव अवधि ज्ञान का उपयोग लगाकर दर्शन मोह कर्म के रज कणों की अवस्था को देखकर उस पर से ये यथार्थतया जान सकते हैं कि हमें सम्यक दर्शन हुआ है। क्योंकि सभी सम्यक दृष्टि जीवों को अवधि ज्ञान नहीं होता, किंतु सम्यक दृष्टि जीवों में से बहुत थोड़े से जीवों को अवधि ज्ञान होता है। अपने को सम्यक दर्शन हुआ है, यदि यह अवधि ज्ञान के बिना निश्चित ना हो सकता होता, तो जिन जीवों के अवधि ज्ञान नहीं होता उन्हें सदा तत्संबंधी शंका संशय बना ही रहेगा। क्यों, ये पता नहीं हमें सम्यक दर्शन हुआ है, क्योंकि अवधि ज्ञान तो है नहीं। किंतु निशंकित्व सम्यक दर्शन का पहला ही आचार है। इसलिए जिन जीवों को सम्यक दर्शन संबंधी शंका बनी रहती है, वे जीव वास्तव में सम्यक दृष्टि हो नहीं सकते, किंतु मिथ्या दृष्टि ही होते। इसलिए अवधि ज्ञान का, वनय पर्याय ज्ञान का तथा उनके वेदों का स्वरूप जानकर वेदों की ओर के राग को दूर करके अभेद ज्ञान स्वरूप अपने स्वभाव की ओर उन्मुख होना चाहिए। देखो ये पूरा आपने चैप्टर समझा, क्या इसमें क्या समझ में आया, कोई बता। क्या पढ़ा अपन ने? एक तो ये पढ़ा सर कि जो तो अवधि ज्ञान होगा वो सम्यक दृष्टि को ही होगा। हाँ बराबर। और उसके अलावा सम्यक दृष्टि ही बहुत कम होते हैं। हम्म। जरूरी नहीं है कि सभी सम्यक दृष्टियों को क्या क्या कहते हैं अवधि अवधि। ज्ञान। दूसरा, हाँ। कोई शंका है कि मैं सम्यक दृष्टि हूँ या नहीं नहीं हूँ, हम्म। तो उसको निसंदिग्ध तो पहला सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन का पहला गुण है। हम्म। तो उसको अगर इसकी शंका है तो वो मिथ्या दृष्टि ही है। हाँ। मतलब, तो ये जो अवधि ज्ञान मन प्रयाण तथा वेदों का स्वरूप जानकर वेदों की ओर से राग को दूर करके, तो हम्म। जो जीव क्या कहते हैं इस स्थिति में चल रहे हैं, जिनको सम्यक दर्शन हुआ है, या जो अवध ज्ञानी है, या जो मन पर ज्ञान है, उनका राग द्वेष से दूर दूर तक नाता नहीं रहता। बिल्कुल, आपने काफी बिल्कुल सही कहा। इसमें एक छोटा सा पॉइंट ऐड करना है कि हम और आप जैसे जो लोग हैं, हमें तो सम्यक दर्शन हुआ ही नहीं जी है, सर। लेकिन फिर भी इसका स्वरूप हमें पता लग गया। अवधि ज्ञान का स्वरूप जान करके, मन पर्याय ज्ञान का स्वरूप जान करके, और जब हमें सम्यक दर्शन होने होगा, वो अवश्य होगा, और हम भव्य जीव हैं इसका विश्वास होना, और सम्यक दर्शन अवश्य ही होगा ऐसा विश्वास होना, और अवधि ज्ञान या मन पर्याय ज्ञान हो या ना हो, उसके बिना भी सम्यक दर्शन हो सकता है। और सम्यक दृष्टि होते ही मुझे पता भी लग जाएगा, और मैं बीच बीच में अपना टेस्टिंग भी करता रहता हूँ। क्या करता रहता हूँ? निशंक होकर मैं अपनी आत्मा का चिंतवन करूं। इस चक्कर में पड़ना ही नहीं है कि पता नहीं मुझे अवधि ज्ञान होगा कि नहीं, मैं किसी से पूछ के आऊं कि होगा कि नहीं होगा, और अभी हो गया है क्या। ये सारी चीजें ना, इसमें ना उलझ करके भली प्रकार से अवधि ज्ञान आदि के भेदों को जान करके उनमें क्या क्या होता है इतना मात्र समझें,
बाकी उसमें राग में नहीं पढ़ने का है कि मुझे कब होगा, कैसे होगा, और जिनको होता होगा उनको कितना फायदा होता होगा, कुछ नहीं है। आप स्वरूप समझिए इन सब का, कैसे कैसे होते हैं, क्योंकि मैं अपने ज्ञान के द्वारा वो सारी घटनाएं जानना चाहता हूँ जो संसार में घटित होती हैं। अवधि ज्ञान की उत्पत्ति कैसे होती है, अवधि ज्ञान का विषय जो कैसा होता है, इसका स्वरूप क्या होता है, ये सब जानने के लिए बात है। लेकिन इसके विकल्पों में पढ़ने की जरूरत नहीं। क्यों नहीं है जरूरत? कि हमारे यहाँ एक ही चीज कही गई है, आप तो अपने स्वभाव को की ओर दृष्टि रखो, बाकी सारे काम अपने आप। जिनकी स्वभाव के ऊपर दृष्टि आने लगी है, वो वो सारी खेद खिन्नता दूर होगी, और अवश्य उनका पौरुष इस योग्य होगा कि होना होगा तो नहीं होगा ना, सीधा केवल ज्ञान ही होगा। ये स्वरूप में बीच बीच के क्या क्या होता है, लेकिन मुझे होगा या मुझे चाहिए, इन विकल्पों में पढ़ने की जरूरत नहीं। केवल ज्ञान भी होगा। क्यों होगा? क्योंकि मैं ध्रुव स्वरूपी जीवात्मा हूँ। उस आत्मा का आश्रय लेने पर, आलम्बन लेने पर, ये छोटे मोटे चमत्कार तो पहले ही हो जाते हैं, और अंतिम चमत्कार भी आए बिना रहता नहीं। ऐसा विश्वास पूर्वक निशंक होकर इस साधना में लगो, बाकी कोई राग द्वेष में फंसने का नहीं। इसलिए उन्होंने बोला इसलिए अवधि ज्ञान का, मने पर्याय ज्ञान का, तथा उनके भेदों का स्वरूप जानकर, वेदों की ओर के राग को दूर करके, अभेद ज्ञान स्वरूप अपने स्वभाव की ओर उन्मुख होना चाहिए। निशंक हो जाओ। संसार में मुझे वास्तव में किसी पर पदार्थ की आवश्यकता नहीं, पर ज्ञान की आवश्यकता भी नहीं, जिसमें पर पदार्थों की जानकारी मिले, और उसके लिए मैं लालायित रहूं कि ऐसा ज्ञान मुझे भी हो जाए। तो मैंने ज्ञान का स्वरूप समझा ही नहीं। ये तो रास्ते में होने वाले पड़ाव हैं, बहुत जीवों को होते हैं, इसकी नहीं होते। कितने जीव सिद्धशिला में चले गए, उनको ना अवधि ज्ञान था, ना वो मन पर यह ज्ञान था, सीधा केवल ज्ञान हुआ। तो दो बातों की उन्होंने यहाँ बात कही। एक तो ये कि मुझे एक ही आश्रय लेना है, और निज का आश्रय लेना है, स्व आत्मा का आश्रय लेना है। स्व आत्मा के स्वरूप को, गुण को जहां जहां मिले उनको समझ लेना, विश्वास में ले लेना, और जब जब मैं उसमें कंसंट्रेट करूंगा, तो मेरे ये सब कर्मों के पुंज अपने आप ही विलोम को प्राप्त होंगे, विलीन हो जाए, और मेरा मार्ग, मोक्ष मार्ग अवश्य प्रशस्त होगा। जो ये ध्यान रखना, ठीक है ना। अब मने पर ज्ञान का मैं थोड़ा स्वरूप आपको बताऊं। भाई साहब, इसका मतलब ये हुआ कि जब शपथ श्रेणी से पहले जितना भी ये क्षयोपशम जो होता है, वो सब उद्या भावी क्षय होता है, वो सब कुछ रखा रहता है, शपथ श्रेणी के बाद ही वो खत्म होते हैं। नहीं, देखिए, ये एक जो शब्द है ना, क्षयोपशम जो शब्द है, एक बहुत व्यापक शब्द है। इसका आप खाली इतना अर्थ समझिए, शॉर्ट में समझिए, कि निगोदिया जीव का जो ज्ञान होता है, और केवल ज्ञानी का जो ज्ञान होता है, जी इतनी रेंज है, इतनी रेंज है ज्ञान के उघाड़ की। जी और इस रेंज में हम कहीं भी हो सकते हैं। जी उसमें जो जितना ज्ञान उस निगोदिया जीव को है, उसके मुकाबले में दो इंद्री, तीन इंद्री जीवों को उससे ज्यादा होगा ज्ञान। जी। ज्यादा होगा तो मैं कहूंगा कि उनका ज्ञान का उघाड़ ज्यादा है, अर्थात ज्ञान का क्षोभम ज्यादा है। हाँ ये शब्द मैं इस्तेमाल करूंगा। तो कब तक जी। करता रहूंगा? जब तक कि थोड़ा सा भी ज्ञान जब तक का शाइक ना क्षोभम, हो जाए। हाँ, जब तक ज्ञान के सारे आवरण ना चले जाएं, तब तक हाँ मैं क्षय उपशम कहता हाँ, रहूंगा ज्ञान का इसका जो। मतलब जब शाइक होने से पहले तक उद्या हाँ, भावी क्षय होता है। बस। नहीं, उसके दो पार्ट हो गए ना जो सब सम के, जैसा नीरजा जी कह रही हैं। हाँ, जो जो क्षय हुआ वो तो उद्यावली का वो वहां पर वो ब्लॉक हो गया। दूसरा उस सब में क्या कहते हैं आपके, वो क्या कहते हैं जो आपके कर्मोदय में आने वाले होते हैं, वो वो जाके उपसम हो जाते
नहीं, अपन उसको उसमें देखो, अपन ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत मतलब नहीं। सारा का सारा भाई साहब फ्रीजिंग सिस्टम ही चल रहा है, जब तक शाइक ना हो जाए कभी वो भी तो निकल बात के सही, आ सकते वो, हैं। वो तो बिल्कुल सही है आपकी बात। जब तक जी। जब तक सब कुछ छीननी हो जाए। जब तक शाइक ना हो जाए, जब तक कोई ज्यादा उसकी बात नहीं है, मतलब कभी भी मुंह उठा के ऊपर नहीं, चले आएंगे उसका वो। उसका केवल जो ऊपर विवेचन किया था क्षय का और उपशम का, उसके बारे में मैंने केवल कमेंट किया है। मतलब नहीं, ये अपन जो इस वर्ड को अपन जनरली भी यूज करते हैं कि जैसे कोई आदमी बहुत विद्वान है या कोई आदमी बिल्कुल मूर्ख है, तो अपन बोलते हैं साहब उनका ज्ञान का क्षोभक्षम बहुत तेज है। किसी का बोलते हैं इनका ज्ञान का क्षोभक्षम कम है साहब, इसलिए मंद बुद्धि है। तो ये क्षोभक्षम शब्द को हम एज एन एडजेक्टिव यूज करते हैं। नहीं, तो कब तक करें? वो तो वास्तविकता है साहब। हाँ, तो वो कब तक कर सकते हैं कि वो रेंज मैंने आपको बताई, इस रेंज में से जब वो रेंज पूरी समाप्त हो गई, केवल ज्ञान हो गया, तब मेरा ज्ञान भी क्षयक हो गया। मतलब वो तो सारा कुछ हो ही गया, होनी कर्म आदि चला गया, तो मैं क्या बन गया? सर्वज्ञ बन गया। जिसने मोह राग, किसने राग द्वेष मोह आदि जीते सब जग जान लिया। तो वो, ये आपके कर्मों के जाते ही आपकी वो रेंज जो सुपर रेंज है, वो केवल ज्ञान के रूप में वो आती है, तब ज्ञान का सर्वोत्कृष्ट क्षयोक्षम होता है, अर्थात पूरा के पूरा ज्ञान निकल करके आ जाता है। ठीक है जी। तो देखो, इसीलिए किसी को अपन बोलते हैं तो अपने विद्वता पर भी किसी को अभिमान नहीं करना है, या दूसरे की को ज्ञान की कमी है तो उसके उसको हे दृष्टि से देखना नहीं है। क्योंकि ये ज्ञान का खेल कभी भी हो सकता है, ज्ञान का शोषण। अच्छे अच्छे बुद्धिमान व्यक्ति देखते देखते मूर्ख बन जाते हैं, बोले पता नहीं तुम्हारी बुद्धि कहाँ चली गई। तो इसलिए ये जो शब्द है, इसका आपको व्याख्या करके बताए कि इसको क्षयोक्षम क्यों कहा जाता है, और इस क्षयोक्षम शब्द का प्रयोग कहाँ तक किया जाता है, उसका अर्थ क्या है। ठीक है नीरजा जी। जी। हाँ। तो अब मैं आपको 2 मिनट में ये इसके बारे में बता देता हूँ, मैंने सब पर्याय ज्ञान जितना में कर। पढ़ रहे हैं थोड़ा ज्यादा 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 समझ में आ रहा है। पहले की बातें थोड़ी सी ऐसा हो गया कि पहले कुछ गलती पढ़ा था या गलती समझा था, अब थोड़ा अलग समझ में आ रहा है। नहीं नहीं, बिल्कुल, आपको देखो ये बहुत अच्छे साइन है कि जब जब हम पढ़ते हैं, हमको लगता है कि पहले हमने क्या पढ़ा था, पहले तो कुछ समझ में नहीं आया था। तो इवन जो पढ़ाते हैं, पढ़ाने वाले भी पढ़ते पढ़ते विद्वान बन जाते हैं, पढ़ाते पढ़ाते, क्योंकि वो विद्वान ही पढ़ा सकते हैं भाई साहब, हम जैसे थोड़ी पढ़ा लेंगे। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी आप देखो, मैंने ये तत्वार सूत्र मंदिर में लिया था, तो यहाँ फिजिकल लिया था। उस टाइम मुझे भी इस ग्रंथ का बहुत ज्यादा परिचय नहीं था, लेकिन मैंने लिया इसी उद्देश्य था कि जो पढ़ाने के माध्यम से आप खुद तो पढ़ेंगे ना पहले, तो वो जो खुद का जो है वो उसमें प्रगाढ़ता आती है। अब जो उस टाइम पढ़ा था उससे ज्यादा क्लैरिटी अभी आ रही, क्योंकि एक जिम्मेवारी भी होती है ना कि जो आप समझा रहे हैं उसको पहले आप खुद समझें। तो इसलिए मुझे यही इसका लोभ रहता है स्वाध्याय का, इसलिए मैं बीच में कोशिश करता हूँ कि मिस ना हो कभी भी, कि उसके माध्यम से औरों का उपकार तो होता ही होगा अपने अपने हिसाब से, लेकिन सबसे पहले तो स्वयं का उपकार जी। अरे नीरजा, होता नीरजा जी, जी। आप अपने गैलेक्सी M31 पर नाम डाल दीजिए। अच्छा, मेरे में नाम नहीं आता है क्या? नहीं 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 आ रहा है, और ये कई बार से एस के जैन साहब अनुरोध कर चुके हैं। हाँ, अच्छा मैं ठीक है। ढूंढता रहता हूँ लेकिन कौन जब मैं कौन है। लॉगिन करती हूँ तब तो वो नाम देता है मेरा। नहीं, इसमें नाम नहीं आ रहा है। आप देखिए ना, दिख अच्छा। रहा होगा आप, गैलेक्सी M31। अच्छा ठीक है। हाँ हाँ, आपने अच्छा पकड़ा, नहीं समझ में नहीं आ रहा था। मैं रोज खोजता हूँ जी। उसमें आपका नाम है कि नहीं, ऐसा नीरजा जी आज नहीं आएंगे। तो देखिए, अभी समय हो गया। मने पर्याय ज्ञान के बारे में मैं आपको कल बताऊंगा। इसके दो भेद हैं, ऋजु ऋजुमति मने पर्याय ज्ञान और विपुलमति मने पर्याय ज्ञान, यानी इन कल दोनों भाई के साहब जो। आपने क्या बताया था, बिल्कुल शॉर्ट में आप जरा सा बता देंगे, मेन पॉइंट्स बस। कल अवधि ही अवधि, अवधि ज्ञान का कल आपने बताया होगा। हाँ हाँ, अवधि ज्ञान बिल्कुल के ये शॉर्ट भेद में बताए। दो पॉइंट बस। देखिए, अवधि ज्ञान दो प्रकार का होता है, एक भाव प्रत्यय, एक गुण प्रत्यय। जी, कल मैंने ये जो तो बता बताया, दिया था आपने पहले, हाँ। तो ये आपको समझ आ गया। देव और नारकी जो है और तीर्थंकर जो है, उनको जन्म से ही उस भाव भाव में वो ज्ञान बाई डिफॉल्ट प्राप्त होता है जी। ना। और ये जो ज्ञान होता है, ये मध्यम वाला अवधि ज्ञान होता है। तीन तीन उसके भेद होते हैं ना, जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट। फर्स्ट।
उत्कृष्ट। तो उनमें से मध्यम वाला ये इनको होता है, देव को, नारकी को और तीर्थंकर जो जन्म से ग्रस्त दशा में जब तक होते हैं। भाव उसके प्रत्यय। बाद में, हाँ, उसके बाद मैंने बताया कि ये जो अवधि ज्ञान है, ये चार चीजें जान सकते हैं: द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। अपन जी क्या एक्सपेक्ट करते हैं किसी से कि भाई हमको बताओ, वो क्या बताएं? तो कौन कौन सी वस्तुओं के बारे में वो जानते हैं, इसको अपन द्रव्य की अपेक्षा से बोलते हैं, है ना। जी फिर फिर उसको, फिर क्षेत्र मतलब कितने क्षेत्र के बारे में जान सकते हैं, कितने आसपास की दूरी है, आगे पीछे की कितनी है, कितने घेरे की, डायमेट्रिकली कितने दूर तक की बात जान सकते हैं, वो क्षेत्र अपेक्षा से उनकी शक्ति है अवधि ज्ञानी। फिर द्रव्य, क्षेत्र, काल। काल मतलब कितने भाव पहले तक का, कितने समय पहले का, कितने समय बाद की घटनाओं को जानते हैं, है ना। उसकी रेंज होती है ना, कोई ज्यादा जानते हैं, कोई कम जानते हैं। तो इसको काल की जी अपेक्षा से बोला। द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। भाव का अर्थ क्या है कि जिन पदार्थों को वो जानते हैं, उन पदार्थों की शक्ति कितनी है। जैसे हमने बात करी थी अभी न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और एटॉम के बारे में बात की थी, कि जी। वो जो अवधि ज्ञानी, हमको ये भी मालूम है, जो उत्कृष्ट वाला जो है वो ये भी जानता है कि एक परमाणु कैसा होता है। हम्म। तो परमाणु में कितनी शक्ति है। आज अभी तो वैज्ञानिक सर फोड़ते रहते हैं, सुबह न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है, उसमें इलेक्ट्रॉन है, इसमें ऐसे ऑर्बिट बनती है, ऐसे घूमते रहते हैं दो इलेक्ट्रॉन, ये सारा उनका एजम्पशन है। जबकि जी उसको अवधि वो ज्ञानी को प्रत्यक्ष देख लेते हैं। हाँ, अच्छा। प्रत्यक्ष देख लेता है। और जरूरी नहीं कि जो वैज्ञानिक देख रहे हैं वैसा ही हो, एक्चुअल में जो वो देख रहा है वो प्रमाणिक। जी। तो ये ये जब अपन, वैसे अवधि ज्ञान है, 7 का होता है, एक तो प्रेजेंट, 3 पहले का और 3 बाद का, बस ये कि 7 से भी ज्यादा भी होता है। कैसा? 7 भव बता पाते हैं ना, वो पहले के 3, एक वर्तमान और एक 3 आगे के, इस तरह से करके नहीं 7 तक का। नहीं, वो आप थोड़ा मिस, वो उसमें कंफ्यूज हो रही हैं। वो तो तीर्थंकर जहाँ बैठते हैं ना, तो उनका हाँ। जो ओरा बनता है उनके चेहरे के अच्छा, वो जो पीछे, भामंडल है उसमें वह चमक मंडल, देख। हाँ, अच्छा उसमें अच्छा, लोग खुद ही उसमें देखते हैं। झलकते हैं। अपन जाकर के देखते हैं तो आप वहां जाके खड़े होते ही वो दिखने लगते अच्छा। हैं, तीन भाव अवधि पहले के। ज्ञान में ऐसा, हाँ, अवधि ज्ञान में ऐसा नहीं है। अवधि ज्ञान में कितने किलोमीटर या उसमें मतलब हाँ, लिमिट होती है, कितने लिमिट है। यस यस यस। जी जी। ठीक है ना। तो कल अपन जो है उसके बारे में फिर से एक बार रिवाइज कर लेंगे, अवधि ज्ञान के बारे में। और फिर मने परे ज्ञान के बारे में जानेंगे। देखो, एक से एक ज्ञान बढ़कर है। ज्ञान का स्वरूप जान करके ही हमको बहुत प्रसन्नता होने वाली। और ये ज्ञान का धनी कौन है? हम और आप ही हैं। हमारे पास ही इसीलिए वो भाई सब। साहब स्वाध्याय का महत्व है ना, कि जो ये स्वाध्याय क्या है, ज्ञान। अभी हमारा अपना अनुभव तो है नहीं, हम तो मिथ्या दृष्टि है, तो हमारा जो शैवक्षम ज्ञान है, उससे हम जब ज्ञान हासिल करेंगे तो हमें मालूम पड़ेगा हमारी आत्मा कैसी है, आत्मा का स्वरूप क्या है। तब हम इसमें भाव से जुड़ेंगे, तब हमें तो अभी दर्शन हो। अभी कर ही रहे ना अपन। अभी देखो, आपने शब्द इस्तेमाल किया, हमारा जो क्षम ज्ञान हाँ। है ना। आप देखो भाई, तो अपने डिफॉल्ट आपके उभाड़ मुंह से से हम समझ रहे हैं। तो जब निकला। हम इससे भाव से जुड़ेंगे, अपने आत्मा को, स्वरूप को समझ के जब हमें लालच आएगा, तब हम भाव से जुड़ेंगे, तब वो दर्शन सम्यक होगा और ज्ञान सम्यक होगा। बिल्कुल। देखो, अपन अपन रोज इस बात को इसी, इतना ही रस ले लेकर के बात करते हैं, जिससे वो रुचि उत्पन्न हो, अपने स्वभाव के प्रति होने वाली रुचि ही मुझे लेकिन स्वभाव उतनी की हो देर रही के है। बाद फिर भूल जाते हैं। कोई बात नहीं। देखो, बहुत बढ़िया बात है। आप बिल्कुल भूल जाइए, आप बिल्कुल उसको आचरण में मत लाइए। तब भी जो आप 1 घंटे जो स्वाध्याय करेंगे, आप तो कम से कम मन लगा करके तो आप करेंगे ना 1 घंटे के लिए। जी। उस 1 घंटे में आपकी कषाय मंद रहेगी, हम्म। है ना। मंदिर में तो बैठते ही, वो तो है, होता ही है। हाँ, लेकिन यहाँ जितना सब्जेक्ट कठिन होगा ना, वहां उसको समझने के लिए आप उतने कंसंट्रेट हो गए। तो जी। कंसंट्रेट हो गए तो उतने काल तक आपकी जो राग द्वेष आदि में जो आपका उपयोग जा रहा था वो नहीं जाएगा। वो कम कम होता है, हाँ, वो बात तो है। तो बहुत फायदा होने वाला है हम कर्म हर बंधन प्रति। कम होता है, वो बात तो है। इसलिए कोई हमारा जरा भी घाटा नहीं है, ना, नुकसान घाटा नहीं तो नहीं है, फायदा ही फायदा है। है। वैसे ये वाशी मंदिर कितने बजे खुलता है? वो वाला जो पुराना मंदिर है वो खुलता है अभी? यहाँ का, खारघर का। हर घर का, हाँ।
खारघर का सुबह सीबीएन साहब कितने बजे खुल जाते? 6:30? नहीं, साढ़े शाम छः को, शाम को। शाम को 6:30 बजे। अच्छा, 6:30 बजे खुलता है। आरबी जैन साहब कितने बजे खुलता है शाम का मंदिर? 7 बजे। अच्छा, सात तो बजे हम 6 बजे भी जब गए तो बंद ही मिलता है वो। 7 बजे खुलता है, 7 बजे। 7 बजे खुलता है। हम्म। अच्छा। अब थोड़े दिन की बात और है नीरजा जी, नया मंदिर बन रहा है। हाँ, वो उस तो बात ठीक है। और सुबह उसके कितने बजे टाइमिंग्स तक खुला रहता है? सुबह 6 बजे खुल जाता है, नहीं, खुला कितने बजे तक रहता है? 12 बजे तक। 1:30 तक। 12 बजे तक तो है नॉर्मल। ठीक है जी। तो कल मैं जी। आपको मन मन की बात बताऊंगा, एक दूसरे की मन की बात कैसे जान सकते हैं अपन। जानना चाहते हैं ना मन किन के मन में क्या है। तो हाँ, इसको जानने के लिए अपन कल मन परे ज्ञान के बारे में पढ़ें। चलिए। संजय प्रकाश जिनवाणी स्तुति करें। तो वो गैलेक्सी हटा के अपने अपने नाम जरा लिख दीजिए सब लोग। विद्यातम नास विको ज्ञान के प्रकाश विको आपा परिभाष विको भानु से बखानी है छहु द्रव्य जान विको बंद विधि भान विको स्वपर विजान विको परम प्रमाणी है अनुभवताय विको जीव के जताए विको कहूँ न सताए विको भव उरे आनी है जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिनवाणी है हे जिनवाणी भारती तो हे जपू दिन रैन जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो सोवाणी मस्तक नमो सदा दे थेड़ो सदा दे थेड़ो जिनवाणी माता की जय। जय।